Hello everyone, my name is Siddharth Srivastava. Today I am going to explain you all chapter 2 microorganisms friend and foe. So let's start it. Siddharth Srivastava. Today I am going to explain you all chapter 2 microorganisms friend and foe. So last time we read about microorganisms, how they work and how many types of microorganisms like bacteria, fungi, protozoa, algae and और हमने पढ़ा था कि आखिर वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं. अब आगे हम लोग को पढ़ना है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. हाँ, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. तुमने पढ़ा था क्लास 7 में कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में बदल जाता है बैक्टीरिया की वजह से. पहली क्या कह रही है? आई सॉ दैट माई ब्रदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. आई वंडर वाई. कर्ड का अब पहली पूछ रही है, मैंने देखा कि मेरी जो मम्मी है वो थोड़ा सा कर्ड ऐड करती है गर्म दूध में ताकि वो कर्ड के लिए सेट हो जाए अगले दिन. और तुरंत ही उसने फिर अगले दिन देखा तो वो चौंक गई. क्यों? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. जो कर्ड होता है यानी दही, वो बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स कंटेन करके रखता है. ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. अब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म कर्ड में होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि दही को कर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद अपने आपकी जब वो पॉपुलेशन बढ़ा लेता है पूरे मिल्क में, उसके बाद जो मिल्क होता है वो धीमे धीमे कर्ड में ट्रांसफॉर्म होने लगता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स. जो बैक्टीरिया होते हैं वो और भी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स और फूड आइटम्स. एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा यानी सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड. जैसे हम लोग जिस खाते नहीं है, कभी बाहर जाते हैं तो हम लोग को रवे का हलवा मिलता है या फिर मम्मी घर में बना देती है रवे का हलवा, सूजी जिसको कहते हैं. और उसको इडली भटूरा, रवा और सूजी इन सब में यूज़ किया जाता है. कैन यू गेस वाई? क्या तुम गेस कर सकते हो क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज और डोसा बैटर. अब एक और वो होता है, जैसे हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था कि अल्कोहल में यीस्ट होता है, उसकी वजह से अल्कोहल बनता है. तो अब लैक्टोबैसिलस के साथ यीस्ट या फिर कोई भी बैक्टीरिया अगर हो तो वो फर्मेंटेशन करने में मदद करता है राइस, इडलीज में और डोसा बैटर में. एक्टिविटी 2.3. टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा. हम लोग को आटा और मैदा लेना है. ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? देखो, पहले आधा किलो आटा और मैदा ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा चीनी ऐड करके और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो. उसके बाद थोड़े से अमाउंट में यीस्ट पाउडर डालो. उसके बाद उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो सेट होने के लिए. अब वो देखना कि वो क्या ऑब्ज़र्व किया तुमने. तुम देखोगे कि जो डो है वो राइज कर रहा है. ये डो राइज कर रहा है. डो राइज करेगा, उसके बाद फर्मेंटेशन मतलब इसी को कहते हैं. यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. यीस्ट जो होते हैं जब तुम डो में देखोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान. बबल्स of the gas fill the dough and increase its volume. In figure 2.6 ये देखो, इसकी वजह से क्या होता है, जो बबल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं, गैस के बबल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं डो में. उसके बाद वो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread,
पेस्ट्रीज एंड केक्स। ये ज़्यादातर यूज़ होता है ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में और केक्स बनाने में। Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid यानी विनेगर। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म एक और बहुत ही कॉमन चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे अल्कोहल। आपने वाइन्स में देखा होगा, वाइन्स उसमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है, मतलब शराब, उसमें अल्कोहल यूज़ करते हैं उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और अल्कोहल में होता है यीस्ट, तो उसकी वजह से उसका और बढ़ जाता है, मतलब अल्कोहल उसमें बढ़ता जाता है। और एशियाटिक एसिड मतलब विनेगर। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। देखा, यीस्ट को कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन के लिए। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा। अब देखिए, हमने जैसे बार्ली यानी जौ खाते हैं, वीट यानी आटा, हाँ आटा, राइस, और ये जो क्रस्ट फ्रूट के जो जूस होते हैं, इन सब के अंदर यीस्ट होता है। वो नेचुरल शुगर्स में आ जाता है अपने आप, वो अपने आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने लगता है। तो ये तो नेचुरल सी चीज़ है, इसको कोई भी करके हटा नहीं सकता। Activity 2.4. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it and half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4-5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? अब देखो ये एक्टिविटी 2.4 क्या कह रही है। ये कह रही है कि एक बीकर लो 500 ml का, उसमें 3/4 यानी 3/4 डाल दो वाटर, और फिर उसमें 2 से 3 टीस्पून शुगर डाल दो। उसके बाद एक आधा चम्मच लो यीस्ट पाउडर का, उसको शुगर सॉल्यूशन में डाल दो 4-5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। उसके बाद उसके सॉल्यूशन को स्मेल करो और फिर बताओ तुमने क्या देखा, तुमने क्या स्मेल किया। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process is conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने जो महक ली वो बन चुकी थी अल्कोहल की, शुगर की वजह से। क्योंकि जब तुम शुगर सॉल्यूशन में यीस्ट पाउडर डालोगे तो वो 4-5 घंटे बाद अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ये इसी कन्वर्शन को, यानी इसी शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल बनने के कन्वर्जन को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी बुक में से लिख लीजिएगा। IMP इम्पॉर्टेंट। लुईस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये लुईस पैस्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। 1857 में, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तब। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जब आप इल होते हैं, बीमार होते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है? टैबलेट्स देता है, सिरप्स देता है, कैप्सूल्स देता है और इंजेक्शन देता है, जैसे कि पेनिसिलिन मैंने भी ली है क्योंकि एक बार मेरे को बीमारी हो गई थी, मतलब नॉर्मल एकदम, मेरे को बुखार हो गया था वायरस का एकदम, तो उसकी वजह से आपको पेनिसिलिन दी जाती है। तो इन पेनिसिलिन को, इसका एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम था पेनिसिलियम। हाँ, उस बैक्टीरिया का नाम था पेनिसिलियम बैक्टीरिया से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। The source of these medicines is microorganisms
These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. अब देखो, ये जो सोर्स होता है मेडिसिन का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन मेडिसिन के। ये क्या करते हैं, ये सारे मेडिसिन इनको मारते हैं और ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारते हैं और उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। अब इन्हीं मेडिसिन को, जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म और उनकी ग्रोथ को रोकें, उन्हीं को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. अब देखो, कुछ एंटीबायोटिक्स के इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटीबायोटिक्स ऐसी भी है जो कि मिक्स होती है इंसानों के एंटीबायोटिक से, और वो एनिमल्स को माइक्रोबियल इंजेक्शन के साथ दी जाती है ताकि उनके अंदर की बीमारी ख़त्म हो सके। They are also used to control many plant diseases. वो कई plant diseases को भी कंट्रोल करने के काम में आती है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. अब इसका मतलब ये हुआ, ये इम्पोर्टेंट है इसको याद करना कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो डॉक्टर के कहने पे लिए जाते हैं, डॉक्टर की एडवाइस पे। अगर आप बिना पूछे उनसे मतलब फालतू के डोज लिए जाएंगे तो फिर वो बाद में ड्रग हो जाएगा, वो ड्रग्स बन जाते हैं। फिर वो आपके में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं करेंगे, वो और बढ़ाएंगे। फिर अब आपको उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपके पास होंगे नहीं। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. एक चीज़ और होती है, अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले लें तो वो आपके अंदर जितने भी यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल होता है, वो लड़ने में हेल्प करता है। वो बाकी जो बाहर के वो आते हैं जर्म्स वगैरह, वो हमारी बॉडी में हेल्प करता है उनसे लड़ने में, तो वो मरने लगेंगे। अगर आप एंटीबायोटिक्स टाइम पे नहीं लेंगे और अननेसेसरीली लेंगे तो वो वाइट ब्लड सेल को मारने लगेंगे, और भी जितने बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं आपके अंदर बॉडी में वो भी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके बाद ये वायरसेस के काम में आने लगेंगी, जैसे कोल्ड आपको और फिर फ्लू, ये इन सब को भी नहीं कर पाएंगे जो कि वायरसेस से होता है। वैक्सीन, why are children infants given vaccination? When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader.
The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. अब देखिए, पहली पूछ रही है कि आखिर चिल्ड्रन क्यों इतना वो वैक्सीनेशन लेते हैं, मतलब इतना क्या, मतलब आखिर चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन क्यों लगती है। अब नीचे दिया हुआ है कि अगर नहीं, मतलब अगर आपके में कोई भी डिजीज़ केयरिंग माइक्रोब है और अगर आपने वैक्सीनेशन ले रखी है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने लगेगी, जो कि हेल्प करेगा डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब से लड़ने में। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। फिर बॉडी हम लोग को ये भी रिमेंबर कराएगी कि आखिर कैसे लड़ना है अगर वो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब दोबारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाए तो। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. अब अगर किसी वेल्दी और हेल्दी इंसान के बॉडी के अंदर अगर वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब चले जाएं तो उसकी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने लगेगी बिना वैक्सीनेशन के। अगर वो हेल्दी है तो तभी उसकी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी और तभी उसकी बॉडी लड़ेगी उन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। अब देखिए, अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी जो बॉडी होगी वो एंटीबॉडीज़ को हमेशा रिलीज़ करती रहेगी ताकि आप डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से फॉर एवर के लिए, मतलब हमेशा के लिए बचे रहें। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब कुछ वैक्सीन होते हैं जो कि बहुत सारे डिजीज़ में वर्क करते हैं, जैसे कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सारी जो बीमारियाँ ये वैक्सीनेशन से ही जाती हैं, मतलब प्रिवेंट किया जाता है वैक्सीन लेने के लिए। अब तो इसमें एक और वो ऐड हो गई है, कोरोना वायरस कोविड-19। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स की इन 1798। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। जब आप छोटे होंगे तो आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप बहुत छोटे होंगे, आप लोग को टीके लगते थे। छोटे जब थे आप लोग, बहुत टीके लगते थे ताकि आप लोग खुद को सारे सेवरल डिजीजेस से लड़ सके, आप लोग प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? क्या तुम एक लिस्ट बना सकते हो इन डिजीज़ के लिए? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। मतलब इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। ये बहुत एसेंशियल है सारे चिल्ड्रन को इन डिजीज़ के खिलाफ प्रोटेक्ट करना। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं वो आप लोग के नियर बाय, मतलब आस पास के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, तो आप उनको लगवा सकते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। आपने, अरे ये क्या हो गया, सॉरी वो PDF हट गई थी। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, हम लोग यहाँ थे। आप लोग ने सुना होगा, देखा होगा, बल्कि आपको मिली होगी, आप लोग ने देखा होगा कि जो पोलियो मतलब पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो सबको पोलियो ड्रॉप्स देता है सारे चिल्ड्रन को, जो कि पोलियो की वैक्सीन है। मेरे को भी मिली थी, आप लोग को भी मिली होगी, पता नहीं, मुझे तो बहुत मिली है। अब a worldwide campaign against smallpox has finally led to its
एराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड वाइड कैंपेन ने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एक लीड ले ली है। एराडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब कुछ हिस्सों में उनकी वो है, ब्रांचेस हैं मतलब। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. अब ये जो डेज हैं वैक्सीन्स के, ये बहुत ही लार्ज स्केल में दिए जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे जानवरों को भी बाकी डिजीज से बचाने के लिए। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. मतलब ये हुआ कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एबल होते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को सॉइल में उनकी फर्टिलिटी बढ़ाने में। मतलब ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे क्लीन द एनवायरनमेंट। थैंक यू। गुड नाइट।